छात्रों, पिछले वीडियो में हमने निषेचन तक पढ़ा और मैंने बल देकर कहा था कि अगला जो टॉपिक है निषेचनोपरांत परिवर्तन, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। इसको बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है, निषेचन के तुरंत पश्चात पार्श्व बंध तंतु कई बार विभाजित होकर 4 से 10 कोशिकाओं में लेटरल जो स्टेराइल फिलामेंट बन जाता है प्रोकार्प के विकास के समय, वो कई बार विभाजित होकर के एक स्टेराइल फिलामेंट बन जाता है तथा आधारीय बंध तंतु की कोशिका विभाजित होकर 2 दुगुणित केंद्रकों में बट जाता है। दूसरा जो स्टेप है, इसमें सहायक कोशिका विभाजित होकर ऊपर की ओर एक अक्षीय कोशिका एक्सियल सेल बनाती है तथा चौथा जो बिंदु है, अक्षीय कोशिका का संबंध कार्पोगोनियम के प्रोकार्प से एक नलिका द्वारा हो जाता है, जैसे ऊब्लास्ट कहते हैं। प्रोकार्प में दो द्विगुणित केंद्रकों में से एक द्विगुणित केंद्रक ऊब्लास्ट द्वारा अक्षीय कोशिका में आ जाता है। देखिए, प्रोकार्प जो था वो डिप्लॉयड था, उसमें विभाजन से 2 केंद्रक बने 2n, और इसमें से एक जो द्विगुणित केंद्रक है वो ऊब्लास्ट द्वारा अक्षीय कोशिका में आ जाता है। 5वां जो बिंदु है, इसका कार्पोगोनियल तंतु धीरे धीरे विघटित होने लगता है तथा अक्षीय कोशिका वो सहायक कोशिका भी लुप्त हो जाती है। ये सहायक कोशिका, अक्षीय कोशिका, ऊब्लास्ट और पार्श्व एवं आधारीय बंध तंतु आपस में संलयित होकर एक जटिल दुगुणित संरचना बनाते हैं, जिसे प्लासेंटल कोशिका या बीजांडासन कोशिका कहते हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ पर्दीय कोशिका के विभाजन से आवरण भी बनने लगता है। 6वां जो बिंदु है निषेचन के परिवर्तन वाला, इसमें जो प्लासेंटल सेल है उसमें जो दुगुणित केंद्रक उपस्थित है वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर अनेकों दुगुणित केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। 7वां जो बिंदु है, बीजांडासन कोशिका से कुछ ऊर्ध्व उभार ऊपर की ओर विकसित होते हैं। प्रत्येक उभार में पट बन जाते हैं। प्रत्येक पट में एक केंद्रक उपस्थित होता है। इस प्रकार ऊर्ध्व तंतु बन जाता है, जिन्हें गोनिमोब्लास्ट कहते हैं। ये एक नया शब्द आया है। 8वां जो बिंदु है परिवर्तन का, गोनिमोब्लास्ट तंतु की शीर्ष कोशिका फूलकर बड़ी एवं गोलाकार हो जाती है, जिसे कार्पोस्पोरेंजियम कहते हैं। कार्पोविषाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम में एक दुगुणित अचल कार्पोस्पोर बनता है, नॉन मोटाइल कार्पोविषाणु बन जाता है। बीजांडासन कोशिका, कार्पोस्पोरेंजियम, गोनिमोब्लास्ट तंतु, कार्पोस्पोर आदि संरचनाएं बंध कोशिकाओं के आवरण से चारों ओर से घिर जाती हैं। इस प्रकार एक फ्लास्क नुमा संरचना बन जाती है, जिसे सिस्टोकार्प कहते हैं। इस सिस्टोकार्प के शीर्ष पर एक छिद्र होता है, छिद्र विकसित हो जाता है, जिसे ओस्टियोल कहते हैं। इस प्रकार सिस्टोकार्प कार्पोस्पोरोफाइट के रूप में, अब इसको कार्पोविषाणुविद भी कह सकते हैं,
इससे पूर्व अलैंगिक जनन में हमने टेट्रास्पोरोफाइट कहा था, उसके अंदर टेट्रास्पोर बन रहे थे, चतुष्क बीजाणु, और इसमें कार्पो बीजाणु द्विविध बना है, जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहेंगे। कार्पोस्पोरोफाइट के रूप में मादा पादप पर एक परजीवी के रूप में संलग्न रहता है। जो सिस्टोकार्प है वो मादा पादप पर पैरासिटिक होता है, राइट। सिस्टोकार्प के शीर्ष से दुगुणित कार्पोस्पोर मुक्त होकर जल में तैरने लगते हैं। अब आपको याद रखना है, सिस्टोकार्प बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट पर, सिस्टोकार्प के भीतर दुगुणित बीजाणु होंगे, कार्पोस्पोर, और कार्पोस्पोर जो है कार्पोस्पोरोफाइट के शीर्ष पर बने छिद्र से मुक्त होकर जल में तैरने लगते हैं। अभी दुगुणित केंद्रक कार्पोस्पोर का जो है समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर दुगुणित केंद्रकों में दो दुगुणित केंद्रकों में बट जाता है, और सहायक कोशिका के विभाजन से ऊपर की ओर एक अक्षीय कोशिका बनती है। अक्षीय कोशिका का संबंध कार्पो, ये रिपीट हो गया है यहाँ, आपको बस यहीं तक ध्यान रखना है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो कार्पो बीजाणु का अंकुरण रहेगा, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। और कार्पो बीजाणु के अंकुरण से टेट्रास्पोरेंजियम बनेगा। देखिए, सिस्टोकार्प के ओस्टियोल नामक छिद्र से मुक्त हुए दुगुणित कार्पोस्पोर जल में तैरते हुए अनुकूल परिस्थितियों में आधार से संलग्न होकर एक अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजन होकर चार कोशिकाओं में व्यक्त हो जाते हैं। इनमें से निचली कोशिका मूलाभास तथा शेष तीन कोशिकाएं सहायक, शेष तीन कोशिकाएं टेट्रास्पोरोफाइट के शीर्ष भाग का निर्माण करती हैं। जैसे आपको पहले चित्र में एक कार्पो बीजाणु है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, दो बने, चार कोशिकाएं बनी, तो आधारी कोशिका से मूलाभास बन गया और शीर्ष कोशिका से टेट्रास्पोरोफाइट बन गया है।